जय हिंद एवन। दी शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू शुभम शिक्षा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग वापस लेकर आ गए अपना वन शॉट सीरीज साइंस का, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ख़त्म कर चुका है। हमने उससे पहले हमने रे ऑप्टिक्स एक बार में ख़त्म करे, वो भी कर चुके हैं हम लोग। 2 चैप्टर साइंस का हो गया, ये तीसरा चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद 3 चैप्टर साइंस हो गया, 3 चैप्टर एसएसटी होगा। ठीक है, उससे पहले देखिए कि आज जो हम लोग करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिसिटी इन वन शॉट। क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी इन वन शॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। आप किसी भी क्वेरी के लिए हमें चैट कर सकते हैं 7488654738, या आप कॉल कर सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। बस कॉलिंग की टाइमिंग थोड़ा आप सही रखिए, ठीक है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो बात करने वाले हैं आपका चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उससे पहले मैं बता दूं कि जो ये वीडियो पहला बार देख रहे हैं, आई मीन जो चैप्टर ये पहला बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जो ये दूसरा बार पढ़ रहे हैं। कहने मतलब क्या है, जो दूसरा बार पढ़ेंगे उनको ये चैप्टर दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो पहला बार पढ़ रहे हैं उनको भी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर वो कंटिन्यूटी मेंटेन रखते हैं तो। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है। देखिए यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच पोजेज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट करा था बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब द्वारा। इलेक्ट्रिसिटी का 2 ब्रांच है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आप 12th में जाइएगा तब वो दोनों पढ़ना होता है। इसका एक का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक का नाम होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कहाँ, जब चार्ज रुका हुआ हो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, जब चार्ज मूव कर रहा हो, यानी चार्ज करंट में हो। ठीक है, समझ में इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इंसुलेटर क्या होता है। देखिए सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास। ऐसा सब्सटेंस जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो उसको बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाता है बिकॉज इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जैसे कि अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन खुद का नहीं होगा तो कैसे ट्रांसफ़र करवाएंगे एक इंड से दूसरे इंड। कहने मतलब क्या है, देखिए मान लेते हैं कोई एक मेटल है और यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसको वापस से इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, तो रास्ता में कोई रोड होना चाहिए ना। तो इनके पास रोड ही नहीं है। समझिए कि रोड समझ लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन को। तो जो इनके पास रोड नहीं है यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वहीं कंडक्टर क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने दे आसानी से। ठीक है, उनके पास ऐसा क्या होता है, उनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। कहने मतलब क्या है, देखिए ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है। कहने मतलब क्या है, देखिए इनके पास अपना से इलेक्ट्रॉन पहले से है। जैसे यहाँ से कोई पोटेंशियल डिफरेंस मिला, ये तुरंत अपने आप को अरेंज करके यहाँ पे पहुँच जाते हैं और हमारा सर्किट पूरा हो जाता है। समझे। तो मेटल के पास यानी कि क्या होना चाहिए, कंडक्टर ऐसा होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जिस बॉडी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो आपका होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि चार्ज के बहने का क्या रेट है, यानी किस चाल से चार्ज बह रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कहने मतलब क्या है, यहाँ आपका आई जो है, वेट अ मिनट, यहाँ आपका जो आई है होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्यू जो होता है चार्ज, और टी होता है टाइम। यानी कि कितना चार्ज कितने सेकेंड में चला गया उसको बोलते हैं करंट। यानी कि मान लीजिए कि कुछ तार है, ये कितना चार्ज इसमें से फटाफट फटाफट टाइम से निकल रहा है, दैट इज़ वाट करंट। ठीक है, देखिए करंट का जो एसआई यूनिट होता है एम्पियर। करंट जो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। कभी कभी आप देखिएगा इसको आप बोलते हैं हम लोग टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। अभी ये स्केलर टेंसर वेक्टर क्या है, इसको आप जब आप 11 12 में जाइएगा तब समझिएगा। ऐसे स्केलर के लिए बता दूं, इसके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, सॉरी इसके सिर्फ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। टेंसर क्या होता है, जो कि वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो ना करे। अभी इसके बाद डिटेल में आप जाइएगा 11th में जब पढ़िएगा तब। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इसका प्रवाह किस तरह है, यानी इसका डायरेक्शन क्या है। तो बताते हैं कि हम लोग कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है तो हमारा जो करंट होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस साइड होगा। ठीक है, करंट जो होता है हमेशा पॉजिटिव से बहता है निगेटिव की तरफ, इसलिए बहता है, हम लोग मान लेते हैं। कहने मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई टेबल ऐसा रखा हुआ है और कोई टेबल ऐसा रखा हुआ है, और पानी की बूंद यहाँ रखेंगे तो फटाक से यहाँ आएगा, यानी कि हाई से लो पे आता है। तो इसी एजम्पशन से, यानी हीट जो है वो भी हाई से लो जाता है, इसी एजम्पशन से मान लिया गया कि जो करंट होता है ना वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव जाता होगा, ऐसा मान लिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। और देखिए इट्स एसआई यूनिट इज नेम्ड आफ्टर इन ऑनर ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरे एम्पियर। एम्पियर साहब के नाम पे इनका
ऐसा यूनिट पढ़ा हुआ है एम्पियर, ठीक है। करंट का ऐसा यूनिट जो है वो ऑनर ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मरे एम्पियर के नाम पे इसका पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एमीटर क्या होता है। देखिए, आपको जो भी नोट्स होगा वो सिस्टमेटिक है, ठीक है। आप ये नहीं सोचिए कि जा रहे करंट पढ़ा दिए, पहले चार्ज नहीं बताया, क्यूब नहीं बताया, टी नहीं बताया, सब आएगा, लेकिन मैं मेरा जो अपना लिखने का तरीका है कुछ अलग है। आप चुपचाप देख के पढ़ते जाइए, आपको समझ में आएगा। और उम्मीद करता हूँ, मुझे गारंटी देता हूँ ये भी बात का कि इससे बेस्ट आपको करंट का नोट्स नहीं मिलेगा और ना ही इससे अच्छा आपको करंट कहीं पढ़ाया जाएगा। 10th लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए एमीटर की बात करते हैं। देखिए, उतना मेरे पास सुविधा नहीं है कि मैं बोर्ड पे पढ़ा सकूँ, नहीं तो मैं जो करंट पढ़ाता है आपको आप भी देखते क्या क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए, अपनी बड़ाई बहुत हो गई, अब आगे चलते हैं। देखिए, एमीटर क्या होता है समझिएगा। एमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम लिखते हैं हम लोग प्लस, देखिए एक बात याद रखिएगा, एमीटर जो होता है ऐसे लिखते हैं हम लोग प्लस ए, इसको अंदर रखते हैं और यहाँ से इसे तार निकला रहता है, यहाँ माइनस रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एम मीटर। क्या बोलते हैं, एम मीटर। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। क्या है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड इट इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का जो डिवाइस आता है उसको बोलते हैं हम लोग एमीटर। एमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है। अब ये सीरीज क्या है आगे चल कर हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ते हैं आपका चार्ज क्या होता है। आप इसी का इंतजार कर रहे थे, आगे आपका चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर विच कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर द मैटर। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है एक मैटर का, जब वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स, जब किसी और दूसरे मैटर के साथ बंधा रहता है। कहने मतलब क्या है, अगर ये यहाँ है तो क्या होता है, एक फोर्स ये महसूस करता है इसके वजह से, एंड इसको बोलते हैं हम लोग चार्ज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है जो एक्सपीरियंस करता है ऐसा फोर्स जब दूसरे मैटर के बगल में रहता है। तब जो हमारा चार्ज होता है उसका जो ऐसा यूनिट होता है कूलम, यानी कि इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है -1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रॉन का होता है -1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है कूलम, जिसको हम लोग सी से लिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लाइक चार्ज के बारे में। देखिए, लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल इच अदर, व्हाइल अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है आपस में। यानी कि पॉजिटिव क्या करेगा, आपस में रिपेल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रिक चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एनी चार्ज बॉडी हैज ए टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज Q विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। देखिए, और किसी बॉडी के पास चार्ज होगा ना, और उसको मान लेते हैं उसका चार्ज अगर Q है, तो हमेशा कोई ना कोई इंटीजर के मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रॉन का होगा। कहने मतलब क्या है, या तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या 99 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मतलब क्या है, यहाँ सिर्फ n का चेंज होगा, बाकी इलेक्ट्रॉन उतना ही रहेगा। यहाँ पे n का मतलब क्या है, इंटीजर। और इंटीजर क्या होना चाहिए, इंटीजर का भी फ्रैक्शन नहीं होता है। इंटीजर क्या होता है, +1 -1 -99 +99, ये सब क्या है, इंटीजर है, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो कोई बॉडी के पास अगर टोटल चार्ज Q है तो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज का, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि Q इक्वल टू क्या होगा, +-NE होगा। जहाँ पे n क्या होता है 1 2 3 4, जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो भी हो जाएगा, -1 -2 भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल क्या हो जाएगा, -1 नहीं लिखेंगे, अच्छा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब है, ठीक है। तो चार्जेस क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। समझ में आया, चार्ज समझ में आया, चार्ज का ऐसा यूनिट समझ में आया, चार्ज का इसका क्या होता है, चार्ज का प्रॉपर्टी समझ में आया। लाइक चार्ज क्या करता है, अनलाइक चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, दो टाइप ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है। क्या बात करते हैं हम लोग अब कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। कहने मतलब क्या है कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट से क्या समझते हैं हम लोग कि द पोटेंशियल एट अ पॉइंट मतलब कि उस जगह पे क्या होता है, इज़ द वर्क डन, ऐसा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी एक यूनिट चार्ज में ऐसा वर्क डन करना है जब हम लोग कैरी करते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम रिस्पेक्ट। जैसे मान लीजिए, कहने मतलब क्या है, यहाँ से हम लोग किसी पॉइंट को, हमारे ये पॉइंट P है, यहाँ से हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा करके यहाँ लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा ना, उसे बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एट अ पॉइंट। फिर समझिए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा करके यहाँ से कैरी करके लाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा ना, एंड दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल एट अ पॉइंट।
क्योंकि हम लोग पॉइंट की बात करें। अब अगर बात करें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो क्या होता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम बी टू ए। एक चार्ज को बी से लेकर के ए में जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो वर्क डन करना पड़ा उनको, इसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए? इसको लिखते हैं हम लोग भी से, लिखते हैं भी क्या, भी ए माइनस भी बी, यानी कि बी से ए में लाने में जो जो उसका वर्क डन करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग भी से लिखते हैं। समझे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या बोले थे करंट के लिए, चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। करंट क्या होता था, चार्ज पर यूनिट टाइम, और वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में जो एक पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा ना, उसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अगला बात कि ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ऐसा यूनिट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो होता है आपका वोल्ट। वोल्ट इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ इटालियन फिजिक्स एलेजेंड्रो वोल्टा। वोल्टा साहब के नाम पे पड़ा हुआ है इसका ऐसा यूनिट वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट आर सम टाइम ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज। जो हम लोग बोलते हैं ना वोल्टेज कम है वोल्टेज ज़्यादा है, वो क्या होता है, किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वहाँ पे क्या होता है इसका डिफिनीशन कि हमें एक चार्ज को किसी पॉइंट से किसी और पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा ना, वही है उस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वोल्टेज जो होता है हमारा, वो होता है स्केलर क्वांटिटी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर इज मेंटेन बाय अ ड्राई सेल और बैटरी। देखिए, किसी कंडक्टर में कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके द्वारा नापा जाता है, कौन मेंटेन करके रखता है, बैटरी। बैटरी या ड्राई सेल क्या करता है, किसी कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मूव्स द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर फ्रॉम वन इंटू अनदर। देखिए, यही ऐसा एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव करवा करके यहाँ से कंडक्टर से पास करवाता है। समझ गए, वही वर्क डन किया जाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, इट कॉजेज चार्ज टू फ्लो। चार्ज को फ्लो करवाने में मदद करता है कौन, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी समझिए कि कहने का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि यहाँ आपका अगर आप नहीं पड़ा टेम्परेचर, फिर भी आप फील करिए, समझने की कोशिश करिए। यहाँ आपका टेम्परेचर अगर 30 डिग्री रहा, यहाँ आपका टेम्परेचर 20 डिग्री रहा, तो वो क्या लगता है कि यहाँ से हीट इधर की तरफ नहीं मूव करेगा, करेगा, ऑफकोर्स करेगा। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 10 रहे और यहाँ का ही पोटेंशियल डिफरेंस 10 रहे, तो क्या यहाँ पे कुछ और चार्ज फ्लो करेगा, नहीं करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं आएगा, डिफरेंस मतलब क्या, दोनों को जो कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, वी माइनस वी ए। यही डिफरेंस क्या करता है, चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करवाता है। समझ में आया अब कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉजेज चार्ज टू मूव। चार्ज को मूव कराने के लिए क्या चाहिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस इन दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए। यानी अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है, देन आराम से यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, लेकिन 0 से 5 नहीं होगा। समझ गए, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर क्या होता है। हमने बात किया जब करंट पर है तो एमीटर की बात की, अब वोल्टेज पर है तब वोल्ट मीटर की बात करेंगे। देखिए, वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में काम आता है। वोल्ट मीटर को कैसे लिखते हैं हम लोग, एमीटर कैसे लिखते हैं, एमीटर लिखते थे हम लोग प्लस ए माइनस, और वोल्ट मीटर कैसे लिखेंगे हम लोग, माइनस भी प्लस। ठीक है, ऐसा लिखेंगे हम लोग वोल्ट मीटर का साइन। ठीक है, वोल्ट मीटर जो होता है हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल में, एमीटर जो था हमेशा कनेक्ट होता था सीरीज में। एमीटर जो था लो रेजिस्टेंस डिवाइस था, वोल्ट मीटर क्या है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। अगर आपको कोई बोले कि डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर, तो पहला बात क्या लिखेगा, एमीटर करंट नापता है, वोल्ट मीटर जो है हमारा वोल्टेज नापता है। एमीटर जो है, एमीटर क्या होता है, सीरीज में जोड़ते हैं हम लोग, और वोल्ट मीटर क्या है, पैरेलल में जोड़ते हैं। एमीटर जो है लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, और वोल्ट मीटर क्या होता है, एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। आप समझ में गए। अब आप लिख लीजिएगा दोनों का डिफरेंस। उम्मीद करता है कि आप लिख पाइएगा। और आपको एक्सटर्नल साउंड सुनाई दे रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर, बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम होम फॉर यू। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि आप कब बोलेंगे जो वोल्टेज है ना 1 वोल्ट है। आप ऐसा कब बोलेंगे कि वोल्टेज 1 वोल्ट। जब आप देखते हैं वोल्ट मीटर में तो दिखता है आपको, इन्वर्टर में देखते होंगे, या फिर आपका जो आप क्या बोलते हैं उसको, स्टेबलाइज़र, उस पर आप देखते होंगे 240 वोल्ट 232 वोल्ट लिखा रहता है ना। तो आप कब बोलिएगा ना कि 1 वोल्ट है, ऐसा कब बोलिएगा। देखिए देखिए वोल्टेज होता है क्या होता है आपका W/Q। आपको अगर इसको 1 करना है तो ये दोनों कटना चाहिए, कटेगा तभी 1 आएगा ना। तो देखिए,
जब हमारा वर्क डन जो है 1 जूल हो जाए, यानी इसका जो यूनिट होता है जूल, और वर्क डन 1 जूल हो जाए, और जो हमारा जो करंट है ना, यानी कि चार्ज है ना, वो 1 कूलम हो जाए, तो 1 कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। वही बात लिखा हुआ है कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन, अगर 1 जूल काम करना पड़ा 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पे लाने में, उसी को बोलते हैं हम लोग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। फिर समझाएं, किसी 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट से किसी पॉइंट में ले जाने में अगर 1 जूल वर्क डन हो रहा है, तो बोलेंगे इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो होगा 1 वोल्ट। क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? और चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। डिफाइन 1 एम्पियर। और आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, जैसे देखिए इसका बोले थे क्या, देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते थे V = W/Q। इसका बोले कि व्हेन 1 जूल वर्क डन टू कैरी अ 1 कूलम चार्ज इज नोन एज 1 वोल्ट, तो क्या होता है I = QT। तो आप क्या बोलेंगे? I = Q/T। तो इसका क्या बोलेंगे? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। वही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ कंडक्टर पासेस थ्रू अ प्लेस इन 1 सेकेंड देन द करंट इज 1 एम्पियर। अगर किसी तार से, किसी वायर से या किसी जगह से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में निकल गया, तो बोलेंगे जो करंट होगा ना, वो 1 एम्पियर होगा। क्या बोलेंगे? करंट क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। आप जानते हैं I = Q/T होता है, और Q = क्या होता है? NE होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। करंट क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। कोई दिक्कत नहीं ना? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की, कि वो क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज पाथ इन विच अ करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज, ऐसा क्लोज पाथ जहाँ से क्या हो जाए, एक करंट को फ्लो होने लगे, वैसा पाथ को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब कुछ पढ़ लेते हैं आपका कूलम लॉ, जो कि आपके बुक में नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं कूलम लॉ कहाँ आता है। कूलम लॉ आता है जब आपका चार्ज क्या हो? रेस्ट पे हो। क्या हो? चार्ज रेस्ट पे हो, यानी कि आपका चैप्टर आता है 12th में, आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो क्या आता है? स्टैटिक्स, STATICS। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, कूलम लॉ क्या बोलते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। देखिए, अगर दो चार्ज कोई है Q1 और Q2, उस दोनों में, जैसे मान लीजिए कि Q1 यहाँ है और Q2 यहाँ है, इन दोनों में जो फोर्स लगेगा ना, या चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो। अट्रैक्शन कब लगेगा? जब प्लस माइनस होगा। रिपल्सन कब लगेगा? जब या तो प्लस माइनस हो या प्लस माइनस हो। कहने मतलब क्या? जब प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। ऐसा रहे तो क्या हो जाएगा? रिपल्सन होगा। तो देखिए, जो उसका जो फोर्स होगा ना, कितना फोर्स लगेगा अट्रैक्शन रिपल्सन का किसी दो चार्ज के बीच में, वो क्या होता है? F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और F जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। मतलब कि अगर हम लोग Q1 Q2 के डिस्टेंस को बढ़ाते जाएं तो फोर्स घटने लगेगा, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएं तो फोर्स बढ़ने लगे। मान लीजिए कि 5 कूलम है, यहाँ पे 10 कूलम है, इसका जो फोर्स होगा, और 2 कूलम और 3 कूलम का जो फोर्स होगा, इसका फोर्स ज़्यादा होगा, इसका फोर्स कम होगा। ठीक है, और क्या कहता है? डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो फाइनली हम लोग क्या लिखते हैं? एक फॉर्मूला आता है F = KQ1 Q2/r²। लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जहाँ पे K होता है 1/4πε0। अब ये सब क्या है? आप जब 12th में जाइएगा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतने समझिए कि अगर दो चार्ज Q1 Q2 है, उन पर जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समझ गए? कुछ नहीं छोड़ूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। दिस वॉज द बेस्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर यू। ओके, अब बात करते हैं सर्किट डायग्राम का। देखिए, अ डायग्राम शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ सिंबल नोन एज सर्किट डायग्राम। ऐसा डायग्राम जो शो करे हर एक कंपोनेंट के जो इलेक्ट्रिक सर्किट में है विद द हेल्प ऑफ सिंबल, इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। वैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है, जहाँ पे एक बल्ब बना दिए हमने, एक बल्ब का सिंबल हो गया। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, उसका सिंबल हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, उसका सिंबल हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक बैटरी लगाए तो उसका सिंबल हो गया। ये जो सब सिंबल दिख रहा है सब क्या है? एक हमारा जो है आपका क्या है? एक इलेक्ट्रिक डायग्राम आपको शो कर रहा है। क्या कर रहा है? आपको एक इलेक्ट्रिक डायग्राम शो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपका ओम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? ओम्स लॉ के बारे में। ओम साहब का जो साइंटिस्ट था उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, ओम्स लॉ क्या बताता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ओम्स लॉ। हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है I और पोटेंशियल डिफरेंस है V, उसके बीच में जो रिलेशन है ना, उसको कौन बताता है? ओम्स लॉ बताते हैं। ओम साहब क्या बोलते हैं कि द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जो करंट बह रहा है किसी सर्किट में, किसी कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर एंड द फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। अगर मान लेते हैं
कि और टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए, प्रेशर फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, तो हमारा जो करंट होता है ना आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। यानी कि अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाते हैं तो करंट भी घटेगा। कब? जब टेम्परेचर, प्रेशर, तार सब सेम हो, ठीक है। तो ओम साहब का क्या कहना था, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जब उन्होंने टेम्परेचर को सेम रखा, फिजिकल कंडीशन को सेम रखा, तो जैसे उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने की कोशिश की, करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहा था। यानी कि क्या है कि ग्राफ कैसा आ रहा था, ग्राफ एक आपको ऐसा मिल रहा था, आई भी का ग्राफ ऐसा मिल रहा था। यानी कि अगर भी बढ़ रहा था तो आई बढ़ रहा था, भी बढ़ रहा तो आई भी बढ़ रहा था, आई बढ़ रहा है तो आप भी बढ़ रहा है, समझ गए। ऐसा एक रिलेशन देखा। तो उन्होंने एक टर्म इन्वेंट की जो कि आपको क्या दिखता है, वी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और वी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो जब ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आया वो आया आर, ठीक है, जिस आर को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो आपसे एक नया फॉर्मूला बन गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। क्या हो गया? करंट इनटू रेजिस्टेंस। आप सीधे याद रखिएगा क्या कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, देयरफॉर V इज इक्वल टू I इनटू R। यहाँ पे R क्या है? एक जैसे कि लगाते हैं ना लोग, K लगा देते हैं, वहाँ पे क्या लगाया? R लगाया। वो R क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा, वहाँ जो रेजिस्टेंस होता है ना वो क्या होता है, देखिए, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग। ऐसा रेशियो जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के करंट कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कंडक्टर और जो करंट है ना, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और क्या होता है कहने मतलब क्या है, और बात क्या है, सिंपली ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि जो रुकावट पैदा होती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बाय द कंडक्टर इन रेजिस्टेंस। देखिए, मान लेते हैं कंडक्टर ऐसा है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं, आप समझिए कि एक रोड है, ठीक है, आपका एक रोड है, ठीक है, और आपको ऐसा रोड में साइकिल लेके चलाना है आपको। तो क्या कर रहा है, इस रोड ने आपको कुछ रोक रखा है, यानी कि आपका साइकिल बहुत स्लो चलेगा, यहाँ पे आके आपका साइकिल सीधे एकदम फास्ट चलेगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि करंट को रोकता है। ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन किसका होता है? कंडक्टर का होता है। कंडक्टर के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि एक रुकावट, ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट फ्लो के रुकावट में जो, यानी कि रास्ता में जो रुकावट है ना, उसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। देखिए कि इफ रेजिस्टेंस इज डबल द करंट गेट हाफ। आप याद रखिए, अगर रेजिस्टेंस दोगुना होता है तो वहाँ जो करंट होगा ना वो आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डिफाइन ओम्स लॉ के बारे में। क्या बात करते हैं? ओम्स लॉ हो गया। ओम्स लॉ क्या था कि अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ओम साहब ने क्या कंडीशन दिया कि इफ वी इज इंक्रीजिंग आई ऑल्सो इंक्रीजिंग। उसके कारण हमने एक प्रोपोर्शनलिटी लाया, इसका नाम था रेजिस्टेंस। वो क्या होता था कि ऐसा रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि कंडक्टर ऑफर करता है करंट के रुकावट में, ठीक है। अच्छा, तो आपसे पूछ ले कि 1 ओम क्या होता है? ओम क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट। क्या होता है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम। आप याद रख लीजिए, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, जिसको हम लिखते हैं ऐसे। क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं हम लोग, ओम, OHM, ठीक है। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? इट इज ओम, OHM, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस एन एलिमेंट एंड अ करंट ऑफ 1 एम्पियर पास थ्रू इट, रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर। मतलब क्या है? V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि जो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 हो जाएगा और जो करंट हमारा 1 एम्पियर होगा, देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। समझ गए? व्हेन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइज टू एन एलिमेंट एंड करंट इज पासिंग 1 एम्पियर थ्रू इट, देन द रेजिस्टेंस इज नोन एज 1 कूलम, सॉरी 1 ओम। समझ गए? ठीक है। अब देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, सॉरी डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द करंट। मतलब क्या है कि जो आर है ना वो भी पे डिपेंड नहीं करता है, ये बात याद रखिएगा। आई पे डिपेंड करता है लेकिन भी पे डिपेंड नहीं करता। वही बात लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इंड। अक्रॉस इंड मतलब क्या? वो अपने जो इंड में लगा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के, उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है सिर्फ किस पे, वो आप बात करते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन 3 थिंग्स। फर्स्ट थिंग क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि आखिर जो कंडक्टर है वो कितना लंबा है। मान लीजिए कि आपका जो रोड है वो इतना छोटा रहेगा तो आप आराम से पास कर लीजिएगा, आपको कम रुकावट होगी। वही रोड बड़ा कर दिया जाए तो उसका रुकावट कहाँ जाएगा? बढ़ जाएगा। वही बात यहाँ पे है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जितना लंबा तार होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना छोटा तार होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। समझे कि नहीं समझे? बात समझ गए कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो अगर आप लेंथ बढ़ाइएगा तार का तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा,
तार जल्दी गर्म होने लगेगा, तार गल जाएगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस कम रखना है तो आप तार को क्या रखिए, छोटा रखिए। ठीक है, यानी कि अगर रोड छोटा होगा, टूटा हुआ रोड थोड़ा कम होगा तो आपका स्पीड ज़्यादा होगा। समझ गए, वही बात समझिए। रेजिस्टेंस को आप टूटा हुआ रोड समझ के चलिएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला बात कि रेजिस्टेंस ऑफ ए थिन वायर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर। जो पतला तार होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो मोटा वायर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है कम होता है। ऐसा क्यों होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और बात कि जितना ज़्यादा लंबा तार होगा, मोर इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, मोर इज़ द रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा लंबा तार होगा उतना लंबा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। दूसरा जो करता है, दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि अगर हम लोग एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब कि अगर जो हमारा पाई आर स्क्वायर है ऐसा रहेगा और ऐसा रहेगा तो इसमें रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, इसमें रेजिस्टेंस क्या है, कम है। ऐसा क्यों है, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आपका क्या है, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। और ए बढ़ाएंगे तो आर घटेगा, ए घटाएंगे तो आर बढ़ेगा। यानी कि अगर हम लोग तार रखते हैं मोटा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा कम, तार रखते हैं पतला तो रेजिस्टेंस जाएगा बढ़। इसीलिए पतला तार जो होता है जल्दी गल जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हीट होने के बाद तुरंत गल जाता है। और जो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई रोक रहा है तो आपको, जैसे मान लीजिए कि आप दोनों हाथ को रगड़िए, इससे क्या होता है, फ्रिक्शन से आपका हाथ गर्म हो जाता है। तो आपको जो कोई रोकेगा तो वहाँ तो हीट प्रोड्यूस होगा ना यार, क्योंकि एनर्जी तो क्रिएट होना है, एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, हीटिंग एनर्जी में वहाँ पे ट्रांसफर बन जाता है। ठीक है, तो उस हीट के कारण क्या होता है कि अगर पतला तार रहता है जल्दी गल जाता है। वही लगी बोला गया है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी कि लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। यानी कि पतला तार नहीं चाहिए, मोटा तार चाहिए। ठीक है, मोटा तार चाहिए, और लंबा तार नहीं चाहिए, छोटा तार चाहिए। समझ गए, ये नहीं चाहिए। बात समझ गए, आगे चलें, आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। देखिए, कहने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ना चार बात पर डिपेंड करता है। पहला बात लेंथ पे, लेंथ पे क्या करता है, लेंथ छोटा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम, लेंथ ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एरिया पे कैसे करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तीसरा बात जो होता है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, तार हम किस चीज़ का यूज कर रहे हैं, कॉपर का कि एल्यूमिनियम का। वही बात बता रहे हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर। कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो एल्यूमिनियम वायर के मुकाबले में कम होता है। हेंस रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। इसीलिए कहते हैं हम लोग कि जो वायर का जो है ना वो नेचर पर डिपेंड करता है। आप सुनते होंगे कि जो कॉपर का तार है ज़्यादा दिन चलता है, एल्यूमिनियम का तुरंत गल जाता है, बिकॉज एल्यूमिनियम का जो है ना जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर के बारे में। देखिए, टेम्परेचर का क्या रोल है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेज विच इज कनेक्टेड इन सर्किट इट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। यानी कि मान लीजिए कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो सर्किट लगा उसमें टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, उसका जो रेजिस्टेंस है ना वो भी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो इस सब को कंबाइन किया जाए, ठीक से सोचिए। आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, आर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो अगर आप सीधे इसको एक जगह लिखिए तो क्या लिखेंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A लिखेंगे। और आप जानते हैं कि जब भी आप एक प्रोपोर्शनलिटी हटाइएगा तो एक आपको कांस्टेंट लाना होगा। यहाँ जो कांस्टेंट आया उसको बोलते हैं रो, ऐसा लिखाता है रो। ठीक है, ऐसा लिखते हैं हम लोग रो। आर इज इक्वल टू जो हो गया, अब हो गया रो L/A। क्या हो गया, रो L/A। यानी कि लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। और जो ये जो वैल्यू है ना इसको बोलते हैं हम लोग रो, RHO। क्या बोलते हैं, रो। इस रो को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आर क्या होता है, आर आपका क्या निकला, जैसे देखिए कैसे हम लोग डिराइव किए यहाँ से। आर जो था हमारा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर जो था हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हमने इसको कंबाइन करके लिखा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब चूंकि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक कांस्टेंट लाएंगे। तो आर इज इक्वल टू रो L/A हो गया। ठीक है, जैसे वहाँ था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो वहाँ V इक्वल टू IR हो गया था, वैसे यहाँ पे क्या हो गया, रो हो गया। इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब पढ़ते हैं कि वो क्या होता है भाई। देखिए, रेजिस्टिविटी क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ ए यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी क्या है, आर इक्वल टू क्या होता है, रो L/A। यानी कि जब लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो जो रेजिस्टेंस होता है ना वही रेजिस्टिविटी होता है। फिर समझिए बात, अगर लेंथ 1 मीटर होगा, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो जो रेजिस्टेंस होता है ना वही रेजिस्टिविटी होता है। वही लिखा हुआ है
ऐसा रेजिस्टेंस कंडक्टर का जब उसका लेंथ 1 मीटर हो और जो एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो हमारा जो रेजिस्टिविटी होगा वो होगा 1 ओम मीटर। क्या होगा? 1 ओम मीटर, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है? ओम मीटर। और ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता था? रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम होता है, सीधे OHM, यानी कि इसको लिखते हैं हम लोग ऐसा, क्या लिखते हैं? ऐसा ओम लिखते हैं, ऐसा, ठीक है, ओमेगा वाला ओम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल चेंजेज इफ टेम्परेचर चेंजेज। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगा। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन, यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। मतलब 10 मीटर कॉपर का जो वायर होगा उसका सेम रेजिस्टिविटी होगा जितना का 20 मीटर का होगा। बात समझे? यानी कि डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है कौन? रेजिस्टिविटी। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चले। चलिए देखिए, जो रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल होता है ना, यानी कि आर ऑफ मेटल, सॉरी वेट अ मिनट, यहाँ पे लिखते हैं रो ऑफ मेटल जो होता है उससे ज़्यादा होता है रो ऑफ एलोवाई, और उससे ज़्यादा होता है रो ऑफ इंसुलेटर। समझे? यानी कि रो जो होता है क्या होता है? मेटल का सबसे कम, उससे ज़्यादा क्या होता है? इंसुलेटर, एलोवाई का, उससे ज़्यादा क्या होता है? इंसुलेटर का, ठीक है। देखिए कंडक्टिविटी क्या होता है? अरे आप रो समझे कि नहीं? रो क्या होता है? आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो बोलिएगा रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इफ लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कंडक्टिविटी के बारे में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो व्हेन लेंथ इज 1 यूनिट एंड एरिया इज 1 यूनिट, ठीक है। चलिए कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज़ 1 बाय रेजिस्टिविटी, यानी कि उल्टा होता है। क्या होता है? कंडक्टिविटी जो होता है 1 बाय रेजिस्टिविटी, यानी कितना कंडक्ट करेगा वो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रजिस्टर। आपने टर्म सुना होगा कि रजिस्टर होता है, और रजिस्टर क्या होता है वो देखिए। रजिस्टर इज ए कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। रजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कि रेजिस्टेंस ऑफर करता है। रजिस्टर क्या होता है? हमारा जो बल्ब है, हमारा जो पंखा है, हमारा जो टोस्टर है, सब कुछ क्या है? एक रजिस्टर है। लेकिन एक रजिस्टर अलग भी आता है, आपको दिखता होगा ऐसा ऐसा कुछ करके एक रजिस्टर भी आता है, आपको मार्केट में मिलता है। लेकिन रजिस्टर क्या आता है? ऐसा जो भी डिवाइस जो कि रेजिस्टेंस ऑफर करे करंट के फ्लो को, उसको बोलते हैं हम लोग रजिस्टर। क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। एक आता है रियोस्टेट। देखिए रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट इज ए डिवाइस यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू चेंज द रेजिस्टेंस इन सर्किट। अगर मान लीजिए कि हमें कभी कभी रेजिस्टेंस को बदलने की ज़रूरत आ गई, कि हमको रेजिस्टेंस थोड़ा कम चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, हर मिनट मुझे चेंज करना है, तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ना उसको बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। वेरिएबल जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग रियोस्टेट। क्या बोलते हैं? रियोस्टेट, ठीक है। आगे चल के मैं आपको सबका डायग्राम दिखा दूंगा, आप चिंता नहीं करिए, जब आपको NCERT बुक पर आएंगे तब। फिलहाल आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपका कि वाई फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन वायर। हमारा जो बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन मेटल का क्यों बनाया जाता है? देखिए मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिख के रखा है, ठीक है। देखिए टंगस्टन डज नॉट बर्न। टंगस्टन जो होता है वो जल्दी जलता नहीं है, इवन एट हायर टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर के बाद भी नहीं जलता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई। जो टंगस्टन होता है ना उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, यानी कि अबाउट 3380 सेल्सियस, समझ गए। यानी कि 3380 सेल्सियस चाहिए, उतना टेम्परेचर बल्ब में कहाँ से होगा? सो इट इज़ यूज इन एन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, और इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में इसको यूज किया जाता है, ताकि ये क्या हो जाए? मेलिएबल नहीं है, ये जलता नहीं है, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने में, समझ गए, टंगस्टन मेटल का, ठीक है। अगला बात क्या है कि वाई हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज लाइक हीटर, टोस्टर, हमारा जो इमर्सन रॉड होता है या फिर नाइक्रोम से क्यों बना होता है? देखिए नाइक्रोम एक ऐसा, नाइक्रोम क्या है? एक एलॉय ऑफ मेटल है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होता है एलॉय का वो ज़्यादा होता है मेटल से, वही लिखा हुआ है द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम इज मोर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल यूज टू मेक इट, ठीक है। हेंस इट इज़ नॉट बर्न। तो क्या होता है? जल्दी जलता नहीं है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ यूज इन हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज। जो हमारा हीटर में जो वायर देखते हैं वो क्या होता है? नाइक्रोम का बना होता है, बिकॉज ये जल्दी जलता नहीं है, और इसका जो मेलिबिलिटी है वो है 1500 डिग्री सेल्सियस पे, समझ गए। इसलिए इसको हीटिंग एप्लायंसेज में यूज किया जाता है, यानी कि आपका हीटर में, टोस्टर में, आपका हेयर ड्रायर में, इस सब में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपका कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है उसके बारे में। देखिए दो या दो से अधिक कंडक्टर जब सीरीज में होते हैं तब, देखिए 2 और मोर कनेक्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। 2 या 2 से अधिक कंडक्टर को सीरीज में कनेक्टेड तब कहेंगे जब एक जो कंडक्टर है वो उसका इंड दूसरे के मुंह से जुड़ा हो। कहने मतलब क्या है कि पहला का जो अगर इंड है यहाँ पे तो दूसरे का माउथ यहाँ शुरू होना चाहिए,
पहले का इंड जहाँ होगा, दूसरे का माउथ वहाँ से शुरू है, उसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कनेक्शन। क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा कि इफ़ दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, एक दूसरे के बगल में हो, सच दैट, ऐसे तरह से कि सेम करंट फ्लो थ्रू द ईच कंडक्टर, यानी कि अगर यहाँ से करंट निकलना शुरू हुआ है, अगर जाना शुरू हुआ है तो इससे भी वही करंट निकले, इससे भी वही करंट निकले, इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग सीरीज कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, some current flow through same current flow through each conductor when same potential difference applied combined। ठीक है, जब एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हो तो हर एक कंडक्टर से अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है और सभी कंडक्टर एक दूसरे के अगल बगल लगाए गए हैं साथ साथ, उसी को बोलते हैं हम लोग सीरीज कनेक्शन। ठीक है, सीरीज कनेक्शन कैसा दिखता है? अगर हमारा रेजिस्टेंस R1 ये है, ये R1 है अगर मान लीजिए, और दूसरा अगर R2 और यहीं से शुरू हो जाए, अगर यहीं से, इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कनेक्शन। ठीक है, सॉरी ऐसा क्यों हो रहा है देखिए, अगर यहाँ से करंट आई निकल रहा है तो वही आई यहाँ से होकर के इसमें आ जाएगा। सॉरी एक मिनट और। ठीक है, तो और क्या लिख सकते हैं हम, देखिए हमने क्या पढ़ा है, V इजिकल टू आई आर पढ़ा है। अगर पहला करंट में मान लेते हैं, पहला रेजिस्टर में V1 वोल्टेज था, करंट तो सेम था, रेजिस्टेंस R1 रहा होगा। दूसरा जो कनेक्टर है हमारा, उसका मान लेते हैं वोल्टेज V2 है, उसका I तो सेम रहेगा, बिकॉज करंट तो सेम रहना है, सेम नहीं रहेगा तो सीरीज कनेक्शन होगा ही नहीं। और उसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2 है, तीसरा का V3, चौथा का उसका रेजिस्टेंस R3 मान लेते हैं। तो चूंकि ये सब सीरीज में है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब जैसे ऐसा हो जाएगा तो आप देखिए कैसे हो जाएगा, समझिए आप मेरे हाथ में यहाँ पे समझिए, वाइट पे समझाता हूँ आपको। देखिए हम लोग जानते हैं कि V इजिकल टू आई आर होता है। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस लिए, उसका मान लिए कि V है, V1 है और इसका R1 है। ठीक है, दूसरा जो कनेक्टेड है इसी साथ कनेक्टेड रहेगा, कहाँ पे, यहाँ से कनेक्टेड मान लेते हैं, यहाँ से कनेक्टेड है, इसका क्या होगा, V2 होगा, इसका R2 होगा। अब ये नहीं बोलिए करंट I2 हो जाएगा, बिकॉज करंट तो यहाँ से जो निकला वही इसमें जाएगा, तो करंट तो सेम रहेगा। ठीक है, अब बाद में क्या लिखेंगे, फाइनल वोल्टेज क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2, सब वोल्टेज यहाँ पे लिख देंगे, लिख दिए, अच्छा लिख दिए। चलिए अभी पढ़ा था आपने, V क्या होता, V1 क्या था, IR1 था। ठीक है, लिख दिए IR1। ये क्या था, IR2 था, ये भी लिख दिए। ये क्या था, IR3 था, लिख दिए। ठीक है, और V क्या होता है, IR होता है। यहाँ से I निकालिए और यहाँ से क्या हो जाएगा, सब I को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, जहाँ तक जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वापस में फिर I कट जाएगा, तो हमारा जो R इक्विवेलेंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, यानी कि एवरी रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, हमारा एक R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर सीरीज कनेक्शन का क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, पहला बात कि जो नेट रेजिस्टेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, वो इक्वल होता है सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस साथ में लगा हुआ है सबका कॉम्बिनेशन क्या होता है, आर इक्विवेलेंट, यानी जो हमारा जो मेन यानी कि नेट रेजिस्टेंस जो आता है वो होता है सम ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी रेजिस्टर। ठीक है, दूसरा बात, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच कंडक्टर इज सेम, यानी कि जो पहला कंडक्टर में जो करंट फ्लो किया है वो सेम दूसरे करंट में भी फ्लो करेगा, दूसरे कंडक्टर में भी फ्लो करेगा, यानी करंट क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन में सेम रहेगा। तीसरा बात क्या कि जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल कंडक्टर। मतलब कहने मतलब क्या है कि अगर इसका V1 कंडक्टर का रेजिस्टेंस का V1 है, इसका V2 है, इसका V3 अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी जो फाइनल V होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। बात समझे? वही लिखा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन में। पहला बात क्या बताया हमने, पहला बात बताया कि जो सभी रजिस्टर होगा, सभी रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो सब क्या हो जाएगा, आपस में सेम तरह से जुड़ने लगेगा। ठीक है, यानी कि नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका जो करंट होगा वो हमेशा सब रजिस्टर में सेम जाएगा। जो वोल्टेज होगा ना वो वोल्टेज क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज, यानी कि एक रजिस्टर में जो वोल्टेज है उसको आप जोड़ते जाइए सब रेजिस्टेंस में, वहाँ तक आपका नेट वोल्टेज भी मिल जाएगा। ठीक है, चौथा बात कि सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज इन डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है, आप घर पे हम लोग सीरीज अरेंजमेंट यूज नहीं करते हैं, बिकॉज सीरीज में क्या दिक्कत है कि अगर आपका एक ही बल्ब अगर फ्यूज हो गया देन ऑल द एप्लियंसेज विल नॉट वर्क। कहने मतलब क्या, देखिए अगर ऐसा सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपका बॉल मान लेते हैं, आपका बॉल है, ठीक है, इसके आगे मान लेते हैं कि आपका पंखा लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, तो क्या होगा कि मान लीजिए ये बल्ब ख़राब हो गया तो करंट इससे आगे जाएगा ही नहीं। जब करंट आगे नहीं जाएगा तो इसके बाद वाला कोई एप्लियंस नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा सीरीज में कनेक्शन नहीं करते हैं। मान लीजिए एक बल्ब ख़राब हुआ, पता चला कि घर का सारा बल्ब बंद हो गया, इसलिए क्या होता है कि बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। देखिए पाँचवां बात समझ में आया। छठा बात क्या कहता है, जैसे कि बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, टोस्टर होता है, सबका एक अलग अलग रेजिस्टेंस होता है।
हेंस दे रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। जैसे मान लीजिए कि बल्ब को थोड़ा कम करंट चाहिए, इलेक्ट्रिक हीटर को ज़्यादा चाहिए, टोस्टर को और ज़्यादा चाहिए, तो कनेक्शन जो ऐसा होता है ना, जो हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सबको एक इक्वल अमाउंट ऑफ करंट मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कि जैसा बल्ब को मिला वैसा हीटर को मिलेगा, तो क्या वर्क करेगा? नहीं करेगा। वही लिखा हुआ है कि देयर ऑपरेशन, अगर मान लीजिए कि उनको सेम करंट मिला जाए, इफ इट इज कनेक्टेड इन सीरीज दे डिड नॉट ऑपरेट, क्या होगा? ये आपस में काम नहीं करेंगे जब सीरीज में होगा। तो बात समझ में आया? सीरीज में करंट सेम रहता है, रेजिस्टेंस सबका जोड़ सकते हैं, वोल्टेज सबका क्रॉस का सेम जोड़ सकते हैं सबको। पाँचवा बात क्या कि घर में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि एक फ्यूज होगा, बाकी सामने वाला कोई काम नहीं करेगा। छठा बात कि यहाँ पे क्या होता है, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट मिलता है, जिसके कारण सब के सब अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में कि आखिर पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, द टोटल करंट फ्लोइंग इनटू द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू इंडिविजुअल सीरीज। देखिए मान लीजिए कि रेजिस्टेंस R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, तो यहाँ जो I1 होगा यानी कि पहला में जो करंट गया, दूसरा में जो जाएगा, तीसरा में जो जाएगा, तो जो नेट करंट I होगा ना वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ गए? वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे वोल्टेज सबका डिफरेंस था। पैरेलल में क्या होता है, सबका करंट डिफरेंट होता है। अब जैसे करंट डिफरेंट होगा, जिसको जैसा करंट चाहिए वैसा लेकर के आराम से वर्क करेगा। बात समझ गए? पहला बात यही समझा दी है अभी आपको, ठीक है। उसका देखिए, इफ़ द रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस गेट अप्लाई टू ईच ऑफ देम, देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। समझिए यहाँ पे मान लीजिए कि एक ऐसा डायग्राम को दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, समझिएगा, मेरे हाथ पे गौर करिएगा, ठीक है। एक ऐसा आपका दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो करंट होगा उसको जाने का कितना रास्ता है, एक रास्ता ऊपर जा सकता है, एक इधर एक इधर। मान लीजिए ख़राब भी हो गया तो बाकी दो बल्ब तो जलेगा, लेकिन उसमें क्या था कि एक खराब होने पर दूसरा नहीं जल रहा था। तो जब भी आपका करंट डिफरेंट हो और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों जगह सेम हो, यहाँ पे अगर 15 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो ये तो तीनों का सेम होगा कि नहीं होगा? इसमें चेंज कोई नहीं आएगा। तो जब भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो हम लोग समझिएगा कि वो पैरेलल कनेक्शन है, और जब भी आपका करंट सेम हो आपका वो क्या है, सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि आपका हेड टू हेड नहीं जुड़ा रहता है, मतलब पहला का जो हेड होगा वो दूसरा के ही हेड से ही जुड़ा होगा, पहला का जो टेल होगा वो दूसरे के टेल से ही जुड़ा होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा आई है हो जाएगा I1 R2। अब जानते हैं आप, जैसे देखिए वहाँ पे क्या था, V इजिकल टू V1 प्लस V2, आप लिख दिए थे इसको I1 R1 प्लस I2 R2 लिख दिए थे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I कांस्टेंट है, I क्या होता है, V बाई R होता है, तो क्या लिखेंगे इसको, V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3, ऐसे लिखते जाएंगे। और I क्या होता है, V बाई R होता है। यहाँ से फिर V को कॉमन ले लेंगे, जैसे V को कॉमन लिए तो क्या बचेगा, 1 बाई R इजिकल टू, समझिए फिर समझिए, देखिए यहाँ पे समझिए, हम लिख दिए I इजिकल टू V बाई R, I1 को लिख दिए V बाई R1, I2 लिख दिए V बाई R2। अब देखिए सबका V ऊपर से कट गया, सबका क्या बचा, मतलब मेन आपको क्या बचा, मेन आपका बचा 1 बाई R इजिकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यानी जो भी आपका पैरेलल में जो रेजिस्टर होगा उसका जो आपका नेट रेजिस्टेंस होगा ना, कितना रेजिस्टेंस नेट है वो जगह, जितना रेजिस्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसका आप 1 बाई जोड़ दीजिए, 1 बाई जोड़ दीजिए, और जो नेट निकलेगा उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। एक शॉर्ट फॉर्मूला क्या है कि अगर आपका आर इक्विवेलेंट 2 है, उसका फॉर्मूला है आर इक्विवेलेंट क्या होता है, अगर आपका रेजिस्टर 2 है तो आप लिखिएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है, ऐसा लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए, और एक दो और रूल क्या है, अगर मान लीजिए कि आपका जितना भी रेजिस्टेंस लगा हुआ सीरीज में सब 1 ओम का है, तो आपका जो नेट रेजिस्टेंस जो होगा सीरीज का हो जाएगा R इंटू एन, ठीक है, एन, समझ गए, यानी कि 5 सीरीज लगा हुआ एक का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये पैरेलल में लगा हुआ है, एक पैरेलल यहाँ भी है, एक पैरेलल यहाँ भी है, एक पैरेलल यहाँ भी है, ऐसा रहे तो होता है R बाई एन, क्या हो जाएगा, यानी कितना, मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन समझिए, ये 5 ओम का है, फिर आगे बढ़े, ये भी 5 ओम का है, तब क्या लिखेगा, R इंटू एन, यानी कि 5 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा 10। आप जोड़ के देख लीजिए 5 5 10 होता है कि नहीं। अच्छा, उसी तरह अब मैं क्या बोलता था, आपका एक रेजिस्टेंस 5 ओम का है, दूसरा भी 5 ओम का है, दोनों पैरेलल में है, आपको फॉर्मूला पता था, मैंने अभी बताया था R1 R2 बाई R1 प्लस R2। इससे पहले चेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 25 और 5 प्लस 10 यानी 2.5 हुआ ना। और मैं जो रूल कहता उससे देखिए, रूल क्या कहता था, मैंने क्या था आपको बताया था, R बाई एन लिखिए, R कितना है 5 है, एन कितना है 2 है, 2 रेजिस्टर लगा 2, ये भी 2.5 आया, ये भी 2.5 है। यानी शॉर्टकट क्या है, जो आपका रेजिस्टेंस सेम होगा ना, जो सीरीज होगा तो लिखेंगे NR, और आपका रेजिस्टेंस अगर सेम है
और पैरेलल होगा तो लिखेंगे R/N। ठीक है, आपको शॉर्टकट याद रखना तो रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, आपको टेंथ होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं फीचर ऑफ पैरेलल कनेक्शन। हमने सीरीज के बारे में देखा कि क्या क्या उससे घाटा है। अब बात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या घाटा क्या मुनाफा है। देखिए, पहला बात कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू डिफरेंट रेजिस्टर, यानी देखिए जिसको जैसा करंट चाहिए था उसको वैसा मिलेगा, और पंखा को करंट चाहिए ज़्यादा तो ज़्यादा ले सकता है, सीरीज में ऐसा नहीं होता था। दूसरा बात कि पोटेंशियल क्रॉस ईच कंडक्टर इज इक्वल टू द वोल्टेज सप्लाइड बिकॉज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। जितना वोल्टेज सप्लाई किया जाएगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कंडक्टर के बीच में मेंटेन रहेगा। उसमें क्या था कि हर एक जितना करंट सप्लाई करते थे उतना ही सब रेजिस्टर में मेंटेन रहता था, किसमें, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तीसरा बात कि अगर कोई डिवाइस फ्यूज होता है पैरेलल वाला में तो दूसरा को कोई इफेक्ट उससे नहीं होगा। वही लिखा हुआ है कि इफ एनी ऑफ द डिवाइस कनेक्टेड इन पैरेलल डज नॉट वर्क देन द वर्किंग ऑफ अदर डिवाइस विल नॉट अफेक्टेड। ठीक है, चौथा बात कि डिवाइस कनेक्टेड इन पैरेलल कैन ड्रॉ द करंट एज पर द रिक्वायरमेंट, जितना उसको जरूरत है उतना करंट इस्तेमाल वो कर सकता है, उसको कोई दिक्कत कोई रोक टोक नहीं रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आता है आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों साथ में। तो देखिए हमारा जो एक्चुअल सर्किट होता है ना, वो लिखा हुआ कि इन एक्चुअल सर्किट resistor are not only connected either in series or either in parallel. However, both can connected in same circuit such as arrangement is known as series and parallel. ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें कि सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्टेड हो कोई चीज़, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी घर में ज़्यादातर क्या होता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक घर का बल्ब को साथ में जोड़ते हैं और फिर दूसरे घर के लिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए कि आपका हीटिंग इफेक्ट क्या है। देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट करंट। यानी देखिए जो कंडक्टर है, यानी जो वायर है हमारा, उसमें करंट के फ्लो होने के कारण जो हीट प्रोड्यूस होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि देखिए जो वोल्टेज क्या होता है आपका W/Q। W क्या हो गया, VQ हो गया ना, तो वही लिखा हुआ है। तो अब देखिए और जानते हैं कि हम लोग Q क्या जानते हैं, I/T। अरे I=Q/T होता है, तो Q क्या हो जाएगा, I/T नहीं होगा। और हम लोग यहाँ लिख दें Q की जगह पे I/T, तो क्या हो जाएगा, ये W हो जाएगा V/I/T हो जाएगा। अच्छा, आप V क्या जानते हैं, V जानते हैं आप I/R, और I/T पहले से है, तो जो W मिला वो क्या मिला हमें, I²RT। क्या मिला, I²RT। तो कहा क्या जाता है कि द वर्क डन इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस। जितना वर्क डन किया जाएगा उतना हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो आप जानते हैं कि आप W को क्या लिख दीजिएगा, H लिख दीजिएगा, और आप जानते हैं क्या लिखे थे हम लोग, V/I/T। V को क्या होता है ऐसा लिखने के लिए, I/R लिखिए, और यहाँ पे 2 I हो गया तो लिखेंगे हम लोग I²R/T। ये वाला कब लगाएंगे, जब हमारा क्या हो जाए कि वोल्टेज सेम, यानी कि करीब करीब ये लगाते हैं कि इसमें जब हमारा वोल्टेज वाला बात हो, और इसमें क्या लगाते हैं जब हमारा पैरेलल वाला बात हो। तो इसमें क्या लिखाएंगे हम लोग, देखिए कहने मतलब क्या था, यहाँ समझिए, V/IR होता है। ठीक है, तो आप IR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, I²RT, तो एक R को क्या हो जाएगा, VRT नहीं हो जाएगा, V²/RT। अरे ये नहीं हो जाएगा, V²/RT कैसे हो जाएगा, देखिए V क्या होता है, I/R, इसका स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, I²R²T, और हम लोग R से डिवाइड कर दें तो बात वही होगा कि नहीं। तो देखिए जब भी आपको करंट सेम दिया रहेगा तो आप ऐसा फॉर्मूला लगाइए, जब भी आपको वोल्टेज सेम दिया रहेगा तो आप ऐसा फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे दोनों में काम कर जाता है, यानी जब आपको V दिया रहे तो ये लगा दीजिए, और जब आपको I दिया रहे तो ऐसा फॉर्मूला लगा दीजिए। यानी हीटिंग इफेक्ट जो होता है वर्क डन इज इक्वल टू हीट इफेक्ट, यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में उसके द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होता है जब रेजिस्टेंस उसको पकड़ता है तब उसको बोलते हैं हम लोग, उसका फॉर्मूला क्या होता है, H या तो बोलते हैं इसको V/I/T, या बोलते हैं I²RT, या बोलते हैं V²/R। ठीक है, इतना सारा फार्मूला है। और जो हीट का जो एनर्जी होगा, हीट का जो एसनेट होगा वही वर्क का होगा, वो कितना होगा, जूल होगा, HJULE। ठीक है, जूल होगा। अब पढ़ते हैं हम लोग जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जूल साहब का क्या लॉ था हीटिंग के लिए वो समझिए। उन्होंने क्या बोला कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जितना करंट फ्लो करेगा ना उसके स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दें उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ हीट बनता है। यानी कि अगर I अगर 1 है तो हीट भी 1 जूल बनेगा, I अगर 2 है तो हीट 4 जूल बनेगा, I अगर 3, कहने मतलब ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा बात कि हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी कि अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगा। यानी कि इसमें भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और क्या कि हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट 1 मिनट के लिए फ्लो किया तो कम गर्म होगा, और मान लीजिए आधा घंटे के लिए लगातार इलेक्ट्रिक करंट है तो तार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब तीनों कंबाइन करेंगे तो आप जानते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², हमने क्या पढ़ा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R,
और हमने क्या पढ़ा, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जब तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, लिख सकते हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा ना, आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। लेकिन जब भी आप जानते हैं कि जब ऐसा लिखेंगे हम लोग आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो पे क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू के टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर आर टी। लेकिन यहाँ पे के का जो वैल्यू होता है संजोग से 1 निकल गया, इसी को बोलते हैं हम लोग जूल लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जब के का वैल्यू 1 है तो एच इक्वल टू आता है हमारा आई स्क्वायर आर टी। दिस इज नोन एज जूल लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं इसको, जूल लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं आपका कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, द वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन अ करंट इन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऐसा वर्क डन का सोर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन रखता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन रखता है सर्किट में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। बात समझे, ऐसा वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन अ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन नोन इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो कि होता है V डब्ल्यू इजकल टू V इंटू क्यू, फिर हो जाएगा W इजकल टू V इंटू वाई इंटू टी। और जो V जो यहाँ पर W है ना, वो इसी को बोलते हैं हम लोग एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही होता है हीट एनर्जी। तो V को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हम लोग W के H लिख दिए थे ना अभी, हीट एनर्जी, उसी तरह से लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो क्या होता है, V इंटू वाई इंटू टी। क्या होता है, V इंटू वाई इंटू टी। इलेक्ट्रिक एनर्जी सेम एज हीटिंग एनर्जी, बिकॉज एनर्जी तो सेम होता है ना जी। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। कितना इलेक्ट्रिक का एनर्जी है, कितने टाइम में इस्तेमाल किया जा रहा है, पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी को, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है, कितना एनर्जी इस्तेमाल किया जा रहा है पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं हम लोग पावर। तो P इजकल टू क्या होता है, E बाई टी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। और जो पावर का यूनिट होता है वाट। यानी कि आप सुनते नहीं है 10 वाट 20 वाट का बल्ब है, वाट क्या होता है, यानी कितना पावर का बल्ब है, 10 वाट। यानी कि वो जो होगा क्या करेगा आपका 10, यानी क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि 10 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में अगर ले रहा होगा वो, उसका जो पावर होगा वो होगा 10 वाट। क्या होगा, 10 वाट पावर होगा। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि पावर क्या होता है, E बाई टी, यानी कि W बाई टी। अभी आप पढ़े थे फॉर्मूला W इजकल टू V इंटू वाई इंटू टी पढ़े थे, और टी नीचे से टी से टी कट जाएगा। और जो पावर आता है वो होता है V इंटू वाई, यानी कि V इंटू वाई, वोल्टेज इंटू करंट जो होता है वो होता है पावर। क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, देखिए V इंटू वाई लिखे हुए हम लोग, V को जानते हैं हम लोग क्या होता है, आई आर होता है। तो जो V इंटू वाई है उसको लिख सकते हम लोग आई आर, तो फिर आई स्क्वायर हो जाएगा ना। अरे बात समझिए P इजिकल टू वी लिखा हुआ है, तो लिख सकते हैं हम लोग V इजिकल टू आई आर इंटू आई। तो क्या हो जाएगा, ये P इजिकल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, P इजिकल टू वी रहने देंगे, इस आई को लिख सकते हैं हम लोग V बाई आर। तो क्या हो जाएगा, ये V स्क्वायर बाई आर। तो यही फॉर्मूला है P का, और आई स्क्वायर आर भी फॉर्मूला है P का। समझ गए, ये दोनों फॉर्मूला किसका है, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है। समझ गए, ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, आपसे कोई पूछेगा कि डिफाइन 1 वाट, 1 वाट क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट हैविंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। कहने मतलब क्या है कि अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है सर्किट से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो वहाँ जो करंट हमारा जो पावर होगा वो होगा 1 वाट। सॉरी क्या बोला मैंने, फिर समझिए कि अगर जो हमारा वोल्टेज है अगर वो 1 वोल्ट हो और जो करंट है वो 1 एम्पियर होगा, तो जो पावर होगा ना वो 1 वाट होगा। क्या हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा। समझे, इफ वोल्टेज ऑफ ए सर्किट इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इज 1 एम्पियर, देन इलेक्ट्रिक पावर इज 1 वाट। अब एक क्वेश्चन में कभी भी देते हैं आपको 1 किलोवाट, तो किलोवाट होता है 10⁻³ वाट। आपको क्वेश्चन में दे दिया अगर मेगावाट तो होता है 10⁻6 वाट। आप इस फॉर्मूला इस्तेमाल रखिएगा ताकि आप क्वेश्चन बना सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। आपसे कभी कभी दे दिया गीगावाट तो होता है 10⁹। और जनरली आप सुनते होंगे ट्रैक्टर वगैरह में कि ये 2 HP इंजन है, यानी 2 हॉर्स पावर इंजन है। मोटर वगैरह में सुनते होंगे कि ये मोटर 1 HP का है, 2 HP का है। तो जो 1 HP जो होता है ना वो होता है 746 वाट। कितना वाट होता है, 1 हॉर्स पावर इजिकल टू 746 वाट। ठीक है, ठीक है, समझ गए, आगे चलते हैं। देखिए देखिए आप क्या पढ़े थे, P इजिकल टू क्या पढ़े थे, V इंटू वाई। तो अगर हम लोग पावर इंटू टाइम कर देंगे तो वही एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो एक और फॉर्मूला क्या जानेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, उसी तरह क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, चलिए आपसे कोई बोले कि डिफाइन 1 किलोवाट, 1 किलोवाट पर आवर आप डिफाइन कीजिए। 1 किलोवाट पर आवर क्या होता है, इट इज़ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाई 100 वाट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, सॉरी 1000 वाट,
तो अगर 1000 वाट का इलेक्ट्रिक एप्लीयंस है, जो कि बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, अगर 1000 वाट इलेक्ट्रिक एप्लीयंस इस्तेमाल कर रहा है 1 घंटा में, तो जो हमारा 1 kWh का होता है सॉरी 1 kW/h क्या होता है कि ऐसा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि अगर 1000 वाट इस्तेमाल किया जा रहा है 1 घंटा में, तो जो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होगा ना वो होगा 1000 kWh, यानी कि होगा 1 kWh। क्या होगा? 1 kWh होगा, ठीक है, यानी कि 1000 वाट/आवर। अच्छा, जैसे घर में हमारा आता है इलेक्ट्रिक बिल, उसको कैसे हम लोग नापते हैं? देखिए कि अगर मान लेते हैं कि 1 यूनिट बराबर 1 kWh होता है, ठीक है, 1 kW/आवर नहीं, कितना 1000 वाट कितना घंटा में, तो 1 यूनिट, उसको 1 यूनिट बोलते हैं। तो वो मिलता होगा कि आपका यूनिट बिल है, 1 यूनिट का 3 रुपये दाम है, आपको 100 kWh उठा तो कितना हो जाएगा? 100 × 3, 300 रुपीज़, 300 रुपीज़। तो इस तरह का सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दिस वाज द टोटली चैप्टर ऑफ योर्स। आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ पे खत्म होता है। तो आपका इलेक्ट्रिक करंट का सारा बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितना भी टॉपिक आपका पूछता है उसके अलावा ही मैंने बता दिया। अब क्या करना है, आपको एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग डालना है, आपको देखना है कि मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ा है क्या। अब मुझे नहीं लगता है कोई टॉपिक मैंने छोड़ा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी का अंदर आने वाले 70 या फिर जितना भी क्वेश्चन होंगे, आई थिंक 40-50 क्वेश्चन होने चाहिए एनसीईआरटी में। जितना भी क्वेश्चन है आप उसको करने की कोशिश करिए, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप नहीं कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो आप किसी और बुक से करने से पहले आप एक बार एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन जरूर से जरूर करें, बिकॉज एनसीईआरटी को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। बिकॉज अगर आप एनसीईआरटी को हल्के में लेंगे तो आप हल्के में नहीं रहेंगे। बिकॉज देखिए, आपका 2021 जो सिलेबस है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आने वाला है वो आपका मेजर चैप्टर है, बिकॉज इसमें से कोई चेंजेस नहीं किया गया, तो इससे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आने का चांसेज है, इसलिए आप इसे इग्नोर मत करें। और ये चैप्टर भी है, आपको समझ में भी आएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसका सिंबल ऐसा होता है, बैटरी का सिंबल ऐसा होता है, प्लग स्विच जो ओपन है ऐसा होता है, क्लोज का ऐसा होता है, ठीक है। जो ओपन मतलब क्या है कि स्विच बंद है, क्लोज मतलब क्या है, स्विच ऑन है, ठीक है। जो हम समझते हैं ये और ऑन, ये होता है ऑफ, ठीक है। जैसे देखिए, वायर अगर मान लीजिए यहाँ से जा रहा है, कोई वायर यहाँ ज्वाइंट है, ज्वाइंट ऐसे दिखाते हैं। मान लीजिए कोई तार ऐसे जा रहा है, कोई तार बिना टच किए जा रहा है, तो इसको ऐसे दिखाते हैं। बल्ब को दिखाते हैं इस तरह से, रेजिस्टेंस को इसी तरह से, रियोस्टेट को ऐसे दिखाते हैं, एमीटर को ऐसा दिखाते हैं, वोल्टमीटर को ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ मैंने बता ही दिया, आपको ग्राफ भी दिखाया था V/I का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने क्या देखा, हमने फैक्टर भी देख लिया कि डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, रॉ वगैरह सब कुछ देख लिया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसे क्वेश्चन सब करना है, जितना भी क्वेश्चन है इसके बारे में सारा क्वेश्चन कर जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने एरो भी लगा रखा है, ठीक है। ये देखिए सब VVI क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। आप एनसीईआरटी क्वेश्चन करिए, और हो सकता है अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एनसीईआरटी का सोल्यूशन भी इसका डाल दूंगा, तो आपका दिक्कत थोड़ा नहीं होगा, ठीक है। समरी की बात करें तो समरी में क्या हो जाएगा, देखिए कि हमने सबके बारे में बात किया, एसआई ऑफ करंट के बारे में बात किया, ओम्स लॉ की बात किया, रेजिस्टेंस के बारे में बात किया, रेजिस्टर के बारे में बात किया, वेटी पावर, एटी हीट इफेक्ट, जूल इफेक्ट सबके बारे में बात किया। उससे ज़्यादा तो हमको नहीं लगता कि आपको कोई पढ़ाएगा इतना ज़्यादा करंट में, ठीक है। आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग ला रहे हैं वीडियो वो आएगा डेवलपमेंट इन वन शॉट, यानी आपका एसएसटी का पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का विथ एनसीईआरटी समरी एंड विथ नोट्स ऑल्सो, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड 2021 के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और ऑलमोस्ट ये 1 घंटा का वीडियो हो ही गया। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ सब्सक्राइब ना यार, इंसानियत दिखाओ थोड़ा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, और आप इससे क्वेश्चन अब कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से नहीं छूटेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय बाय।